सो हे वन आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो वैसे आप लोगों के लिए टॉप 15 का जीके जीएस का सोचा चुका है। तो आज का क्लास जो है वो आज हमारा क्लास 11th है। तो गैस मैं डेली क्लास लाती हूँ आप लोगों के लिए जीके जीएस का। तो वैसे मैं इतना ही कहूंगी कि प्लीज टॉप 15 शो से तो एक बार पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ट्रस्ट में गैस ये बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि 15 शो से ज्यादा समय आप लोगों का लूंगी नहीं, 10 से 15 मिनट है। और एक बार आप इसे देख लेंगे तो ट्रस्ट में गैस आप लोगों को बहुत ज्यादा ये पसंद आएगा, क्योंकि ये आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि जीके जीएस हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा मैं उस चीजों को क्लियर आउट करूंगी। अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत होगा तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसे अगले वीडियो में जरूर आप लोगों के लिए उसको क्लियर आउट करूंगी। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि वह कौन सा पठार है जो स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, यानी कि मिनरल का जो स्टोर हाउस है उसे कहा जाता है। तो वैसा पठार जहाँ पे बहुत सारी मिनरल्स मिलते हैं, यानी कि स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स के बारे में ही पूछ रहा है। तो वो कौन सा पठार है, तो बताइए। ऑप्शन ए मालवा का पठार, ऑप्शन बी मेघालय का पठार, या ऑप्शन सी बुंदेलखंड का पठार, या ऑप्शन डी छोटा नागपुर का पठार। तो याद रखिएगा जो बहुत सारे जहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं वो यहाँ पे मैं पिक्चर भी दे दी हूँ और चीजों को हाईलाइट भी करती हूँ, ताकि आप लोग चीजों को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर पाए। तो याद रखिएगा कि स्टोर हाउस ऑफ जो मिनरल्स है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी कि छोटा नागपुर के पठार को है स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स पाया जाता है। और क्यों कहा जाता है guys? क्योंकि यहाँ के भारत के कुल खनिज का ध्यान से सुनिएगा, तो इसका नोट पे जरूर बनाइएगा, इसके बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और मैं जितनी भी चीजों को बोली चीजों को नोट भी करेंगी, क्योंकि मैं 15 मिनट के वीडियो में ज्यादा चीज को इस पे नहीं कवर अप कर सकती हूँ, इसलिए मैं बोल देती हूँ। ताकि आप नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि नोट जो होता है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है गाइस। तो याद रखिएगा कि भारत के कुल खनिज का जो 60% जो होता है, 60% भाग जो है वो छोटा नागपुर के पठार से मिलता है। समझ रहे हो? तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि यहाँ पे जो 60% जो हमारा खनिज है भारत के कुल खनिज का, आप समझ सकते हैं कि भारत का जितना भी खनिज है उसका सिर्फ 60% हमको छोटा नागपुर के पठार से मिलता है। और बाकी 40% आपको इधर उधर से मिलेगा। वो जो छोटा नागपुर पठार, तो ये इसीलिए इसको जो कहा गया है स्टोर हाउस ऑफ जो मिनरल्स कहा गया है छोटा नागपुर के पठार को। यही रीजन है कि छोटा नागपुर के पठार को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा गया। ठीक है। और अगर पूछे कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड और फिर छत्तीसगढ़ राज्य तक ये छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान से सुनिएगा, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने किस कानून का उल्लंघन करने पर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के विज्ञापनों पर, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विज्ञापनों पर, ठीक है, विज्ञापनों पर अस्थायी, यानी कि अस्थायी नहीं अस्थायी, यानी कि पतंजलि आयुर्वेदिक जो लिमिटेड जितने भी प्रोडक्ट है उसके विज्ञापनों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है। ठीक है। और अवमानना का नोटिस जारी किया है। तो बताइए कि कौन सा कानून का इन्होंने उल्लंघन किया है जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड के विज्ञापनों पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है और अवमानना का नोटिस जारी किया है। तो ऑप्शन ए इंडियन पिनल कोड, ऑप्शन बी ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज अधिनियम 1954, या ऑप्शन सी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, या ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो ये बी और जो सी हमारा है ये दोनों जो है इस वजह से ही इन्हीं दोनों कानून का उल्लंघन करने पर इन पे अस्थायी प्रतिबंध लगाया है। तो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज अधिनियम 1954। एंड दूसरा जो किया है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यहाँ पे 2019 होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जैसे वहां पे 94 है, वहां यहाँ पे 2019 होगा, 2019 के द्वारा ये दोनों कानून का उल्लंघन करने पर इन्हें विज्ञापनों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि BSF, ठीक है, यहाँ पे मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, जो BS और जो F है, ठीक है, BSF की पहली महिला स्पाइनर, तो पहली महिला जो स्पाइनर है वो कौन बनी है, तो बताइए कौन बनी। तो ऑप्शन ए सुमन कुमारी, ऑप्शन बी दीपिका मिश्रा, या ऑप्शन सी शिवा चौहान, या ऑप्शन डी सालिजा धामी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यानी कि ये पाकिस्तान में जो है वो हिंदू जज जो बनी है वो यही सुमन कुमारी, पहली हिंदू जज जो पाकिस्तान में कोई बनी है, तो ये सुमन कुमारी है, ये यही बनी है। ठीक है गाइस, इसको याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट जो है, ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ऑप्शन बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, या ऑप्शन सी यूएनईपी के द्वारा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक और रिपोर्ट जिसके द्वारा जारी की जाती है वो यूएनईपी के द्वारा की जाती है। यहाँ पे मैं सिंबल भी लगा दी हूँ, ठीक है। यूएनईपी के द्वारा जो है वो हमारा ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यूएनईपी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? तो जो बताइए वन्य जीव दिवस जो है वो कब मनाया गया? और गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्जाम में दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो गाइस मैं अपने टॉप 15 का जो सोच लाती हूँ उसमें एक क्वेश्चन आपको दिवस से, 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिवस से रिलेटेड मिलेगा ही, क्योंकि ये हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें से पूछता ही है। इसलिए मैं बोलती हूँ गाइस कि प्लीज इसका नोट जरूर बनाएगा गाइस, ट्रस्ट में बहुत हेल्पफुल होगा। तो वन्य जीव दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 1 मार्च को, ऑप्शन बी 3 मार्च को, ऑप्शन सी 5 मार्च को, या ऑप्शन डी 2 मार्च को। तो वन्य जीव दिवस जो मनाया जाता है वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है, 3 मार्च को जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 3 मार्च को हमारा वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो गाइस ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, तो मैं इसको भी वीवीआई दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कि भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान जो है संस्थान यानी कि सीपीआरआई कहाँ स्थित है? तो आलू अनुसंधान जो है संस्थान वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए शिमला में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी रांची में, या ऑप्शन डी लखनऊ में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, शिमला में। तो याद रखिएगा कि अगर आलू अनुसंधान संस्थान आपसे पूछे तो शिमला में, और अगर आपसे चावल अनुसंधान पूछ ले तो याद रखिएगा कटक में। तो चावल अनुसंधान आप याद रखिएगा कटक में, एंड आलू अनुसंधान याद रखिएगा शिमला में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनुसंधान से रिलेटेड भी प्रश्न आते ही हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 7 है, मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थापित किया था? तो जो उदयन था वो मगध की राजधानी जो थी वो को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थापित किए थे? तो ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी कौशाम्बी, या ऑप्शन डी राजगीर। तो याद रखिएगा कि जो उदयन था जो मगध की राजधानी को जिस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थापित किया था तो वो था राजगीर। पहले उसकी राजधानी राजगीर थी, बाद में उसको हटा करके पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया था, तो स्थानांतरित कर दिया था उदयन ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आप लोगों को बता दें कि जो 5 करोड़ बनाया वो तो अलग की बात है, बट पहले ये पता होना चाहिए कि आयुष्मान कार्ड जो है वो होता क्या है। तो एक्चुअली आयुष्मान कार्ड ये होता है कि जो मतलब जिसमें जिसकी आय कम होती है तो ये सरकार उसको स्कीम देती है कि देश के कम आय वाले जो लोग होते हैं उनको हेल्थ कवरेज देती है, तो उसी को कहते हैं आयुष्मान कार्ड। तो जो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला जो देश का पहला राज्य बना है तो कौन सा बना है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश जो है वो हाल ही में 5 करोड़ जो आयुष्मान कार्ड बनाने वाला 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाया है, जो उत्तर प्रदेश में है, और ये बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है, ठीक है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने, ठीक है, राज्य जल सूचना केंद्र, ठीक है, राज्य जल सूचना केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया? अभी बना नहीं है, सिर्फ निर्णय लिया। तो किस राज्य ने राज्य जल सूचना केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया? तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी ओडिशा, या ऑप्शन डी तमिलनाडु।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, राज्य जल सूचना केंद्र स्थापित करने का जो निर्णय लिया है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ओडिशा। ओडिशा राज्य सरकार ने है जो राज्य जल सूचना केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि डोडा बेट्टा जो चोटी है किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो बताइए कि डोडा बेट्टा जो चोटी है वो किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो ऑप्शन ए अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में, या ऑप्शन बी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में, या ऑप्शन सी कार्डेमम पर्वत श्रृंखला में, या ऑप्शन डी नल्ला माला पर्वत श्रृंखला में। तो याद रखिएगा कि जो डोडा बेट्टा जो चोटी है वो हमारा नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं कि डोडा बेट्टा जो पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी। ठीक है, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेट्टा। ये भी याद रखिएगा कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा। और नीलगिरी जो होता है वो पूर्वी घाट को और पश्चिमी घाट को जोड़ती भी है। तो याद रखिएगा कि अगर पूछे आपसे कि पूर्वी घाट को और पश्चिमी घाट को कौन सी पर्वत श्रृंखला जोड़ती है, तो वो हमारा नीलगिरी जोड़ती है। तो याद रखिएगा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा और पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट को जोड़ती है वो नीलगिरी। ठीक है, और अगर पूछ ले कि डोडा बेट्टा किस छोटी पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि रीसा जो है वो किस राज्य का एक आदिवासी पोशाक है। तो ये आप देख सकते हैं जो रीसा है ये आदिवासी, फिगर में आप जैसे देख सकते हैं महिला जो है आदिवासी, इन्होंने जो ड्रेस पहना है इसको रीसा कहते हैं। ठीक है, इन्होंने जिस तरीके का ये ड्रेस पहना है इनको रीसा कहते हैं। तो ये किस राज्य का आदिवासी पोशाक है। तो ऑप्शन ए त्रिपुरा का, ऑप्शन बी राजस्थान का, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश का, या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो त्रिपुरा का जो है, त्रिपुरा राज्य का जो है वो रीसा जो है वो एक आदिवासी पोशाक है। ये याद रखिएगा। और ये आदिवासी पोशाक कैसा होता है, ये बिल्कुल इस तरीके का जैसे मैं आपको फिगर में दिखाई हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में किस सांसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया। तो किसे जो है वो सांसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया। तो ऑप्शन ए अनुराग अग्रवाल को, ऑप्शन बी दलजीत सिंह को, ऑप्शन सी रविंद्र कुमार को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिनको बनाया गया ये फिगर में आप देख सकते हैं, मैं उन्हीं की फिगर लगाई हूँ कि जिनको सांसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अनुराग अग्रवाल को जो है को सांसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया। और यही है हमारे अनुराग अग्रवाल, और ये है आईपीएस। ये भी याद रखिएगा कि ये है आईपीएस अनुराग अग्रवाल, इनको ही सांसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाल ही में कहाँ कहाँ जो है चाप चारकुट त्योहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चाप चारकुट त्योहार है वो कहाँ मनाया गया। तो चाप चारकुट त्योहार में देख सकते हैं ये फिगर में जैसे जिस तरीके से लगाए इस तरीके से लोग इस त्योहार मनाते हैं और इस तरीके के ड्रेस भी पहनते हैं। तो बताइए ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मणिपुर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जहाँ पे चाप चारकुट त्योहार मनाया गया उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। तो याद रखिएगा कि जो चाप चारकुट त्योहार है वो मिजोरम में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में कहा महाराणा प्रताप की 21 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो कहाँ से है जो 21 फीट की जो ऊंची प्रतिमा का जो महाराणा प्रताप की जो है वो अनावरण किया गया। तो ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी प्रयागराज में, ऑप्शन सी लखनऊ में, या ऑप्शन डी हैदराबाद में। तो याद रखिएगा कि जो महाराणा प्रताप की 21 फीट की जो ये आपको करंट क्वेश्चन है गाइस। तो हाल ही में जहाँ पे अभी किया गया है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हैदराबाद में जो है वो 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, और किनका, तो महाराणा प्रताप का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, यानी कि बोटनी। वनस्पति मतलब बोटनी। तो जो बोटनी के जो पिता है या फिर वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो कौन है। तो ऑप्शन ए एडमी स्मिथ, ऑप्शन बी थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन सी आइंस्टीन, या ऑप्शन डी न्यूटन।
तो न्यूटन आइंस्टीन तो होंगे नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो थियोफ्रेस्टस जो है वो वनस्पति विज्ञान के जनक है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं फिगर में भी दे रही हूँ, यही है हमारे थियोफ्रेस्टस, जो फिगर में आप देख रहे हैं ये हमारे थियोफ्रेस्टस है, और यही है बोटनी के पिता, यानी कि वनस्पति विज्ञान के जो पिता है वो कौन है, ये थियोफ्रेस्टस, ठीक है, फिगर में भी दे दी हूँ ताकि आपको चीजें याद रहे। तो होपफुली गाइस आज के लिए इतना ही। होपफुली गाइस आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले गाइस। बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर ले ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। ट्रस्ट मी गाइस ये बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं 15 क्वेश्चन लाती हूँ। आप सही से देखेंगे तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैं कहीं से भी उठा के लेकर आई। वही क्वेश्चन लाती हूँ जो हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, हर स्टूडेंट के एग्जाम के ये महत्वपूर्ण हो। तो गाइस याद रखिएगा कि ये आप सभी के लिए, स्टूडेंट के लिए एंड सबके लिए बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होगा। तो प्लीज गाइस मेरे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट